नमस्कार दोस्तों, मैं B.R. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और आज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत। देखिए, इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत की आउटलाइन क्लियर की थी। दिल्ली सल्तनत के बारे में संक्षिप्त में हमने पढ़ा था। आज उसी कड़ी के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला जो राजवंश था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के जो मैक्सिमम सुल्तान हैं उनका आज इस वीडियो में अपन अध्ययन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश। आइए देखिए, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेकर 1290। तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 दिल्ली सल्तनत का ये पहला राजवंश है। देखिए, यहाँ से नेट के अंदर तो सवाल देखो फिक्स है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यहाँ से कई सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले तो सवाल यही बनता है, ये जो सुल्तान है 13-14 जो भी सुल्तान है इनका कालक्रम में इनको सेट करवाया जाता है, कालक्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये 12-13 सुल्तान है, इनका हम कालक्रम देखेंगे कि पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है ना। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे, अपन याद कर लेंगे और उसके बाद इनके डिटेल में अपन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करें। देखिए, सबसे पहले बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, कै कबूतर सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले कै कबूतर आ गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रह जाएगा। उसके बाद देखो ये आ, तो ए अनार में ए और आ 2 नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे कौन है, आराम से है। तीसरा देखिए ए आ ई, 3 नंबर पर ई आता है तो क्या हो जाएगा, इल तुतमिश। फिर 4 नंबर पर आएगा ए आ ई ऊ, तो ऊ ई के बाद ऊ आएगा तो रू में ये देखो ऊ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 4 नंबर पर रुकनुद्दीन। फिर देखिए, फिर बात करें 4 के बाद पांचवा में देखिए रजिया में ये जे आ रहा है। इसको जब आप ऐसे करोगे ना, इसको आप ऐसे करोगे, इसको घुमाओगे तो कितना बन गया 5, तो रजिया में हो गया 5। फिर रजिया का भाई गद्दी पर बैठा, रजिया का भाई गद्दी पर बैठा तो बै भाई बहराम सा है, तो रजिया का भाई कौन, बहराम सा है। तो 6 तक तो आपको क्या हो गई, याद हो गई। तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम सा है, ई इल्तुतमिश, फिर ऊ रुकनुद्दीन, 5वें में रजिया जय जाल से 5 बन गया। फिर रजिया का भाई बहराम सा है। यहाँ तक आपको 6 याद हो गए। उसके बाद मसूद शाह आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैसे याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद, ये भी याद रह जाएगा क्योंकि ये बलबन का दामाद था। और इसके बाद बलबन गद्दी पर बैठा। बलबन के बाद, क्योंकि बलबन के जो 2 पुत्र थे वो तो बलबन के टाइम में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पोते गद्दी पर बैठे। तो याद रखना, बलबन की मृत्यु के बाद कोई खुश नहीं था, बलबन की मृत्यु के बाद कोई खुश नहीं था, तो के खुसरो कोई खुश नहीं था। और के खुसरो के बाद तो केकू बाद में क्या, केकू बाद, और लास्ट में मरा कौन था, मर्श क्यू मर्श। तो सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। पहले इनका क्रम याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम से है, ई इल्तुतमिश, ऊ रुकनुद्दीन, फिर रजिया का भाई बहराम से है, मसूद से है, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन के बाद कोई खुश नहीं था, के खुसरो के बाद कौन बना, केकू बाद, और लास्ट में मरा कौन, क्यूमरस। तो इनका ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। यहाँ से फिक्स है, नेट में सवाल आता ही आता है। अब इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आइए कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, गौरी भारत आया था, गौरी ने भारतीय क्षेत्र को विजित करके, गौरी तो वापस अफगानिस्तान चला गया था, लेकिन जो भारतीय क्षेत्र थे उनका शासन अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को राजधानी बनाकर इस भारतीय क्षेत्र पर शासन करता रहा। सिंपल, 1206 में गौरी की मृत्यु हुई और इधर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, गौरी का दास था, इसलिए इसका राजवंश का नाम ही हो गया गुलाम वंश या दास वंश। आइए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, टाइम पीरियड याद रखिए 1206 से लेकर 1210, मात्र 5 साल इस शासन कर पाया था। राजधानी इसकी हमेशा लाहौर ही रही थी, दिल्ली नहीं आया था, राजधानी दिल्ली नहीं थी। तो राजधानी इनकी क्या थी, लाहौर। ये गुलाम वंश का पहला शासक है, इसलिए क्या हो जाएगा, संस्थापक। बहुत सिंपल। इनके उपनाम याद रखना, 5 उपनाम है कुतुबुद्दीन ऐबक के, 5 नाम आपको याद रखने हैं। लाख बख्श, लाखों में दान देने वाला तो लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान उसको कंठस्थ थी तो कुरान खां, मलिक और सिपह सालार। तो 5 उपनाम याद रखिए। क्या क्या नाम हो जाएंगे, लाख बख्श,
हातिम द्वितीय, मलिक, सिपह सालार, कुरान खां। ध्यान सुनना, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इनके दरबार में दो लोग रहते थे, हसन निजामी, फकरे मुदवीर। तो हसन निजामी और फकरे मुदवीर के दरबार में थे। उन्होंने दिल्ली और अजमेर में कुछ इमारतें बनवाई थी। तो दिल्ली में याद रखिए, दिल्ली में उन्होंने बनाया कुव्वत इस्लाम मस्जिद, जो भारत की पहली मस्जिद थी। किसको तोड़कर? पिथौरागढ़ जो दुर्ग था उसको तोड़कर। तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवा दिया, मतलब नींव रखी। अब बात करते हैं अजमेर में। तो अजमेर में उन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। किसको तोड़कर? संस्कृत पाठशाला को तोड़कर। वही संस्कृत पाठशाला जिसका निर्माण चौहान शासक बिसलदेव चतुर्थ ने करवाया था। उसके बाद ये लाहौर में ही रहा और उनको पोलो खेलने का बड़ा शौक था और पोलो को मध्यकाल में चौगान कहते हैं। तो चौगान या पोलो खेलते समय लाहौर में ये घोड़े से गिर गया, गिरने के कारण मृत्यु हो गई। तो 1210 में लाहौर में पोलो या चौगान खेलते टाइम घोड़े से गिर गए, गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। लाहौर के अंदर जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। तो नेक्स्ट कौन हो जाएगा? आराम शाह। तो 10 और 11 क्या हुआ? जब इसका पुत्र लाहौर में आराम शाह गद्दी पर बैठा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका पुत्र कौन बैठा? याद रखना, आराम शाह। ठीक उसी समय याद रखना, इल्तुतमिश यूपी के अंदर बदायूं का इख्तियार था, गवर्नर था, ये पावरफुल था। तो आराम शाह जैसे लाहौर पर गद्दी पर बैठा, तो अब इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच एक युद्ध होता है और इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और आराम को बड़े आराम से हरा देता है। युद्ध में कौन सा युद्ध? जुद्ध का युद्ध। तो देखिए, जुद्ध के युद्ध में आराम शाह आया, आराम शाह को जुद्ध के युद्ध में इल्तुतमिश ने इसको हराया, इसका वध कर दिया। ये केवल 8 माह तक शासन करता रहा, केवल 8 माह शासन रहा था आराम शाह का। तो आराम शाह को बड़े आराम से हरा दिया इल्तुतमिश ने। किस युद्ध में? जुद्ध के युद्ध में। और इल्तुतमिश ने दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली को राजधानी बनाया। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश ही पहला सुल्तान था। आइए अब पढ़ेंगे इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है 1211 से 36, लंबा टाइम पीरियड है। देखिए, सुल्तान बनने से पूर्व ये बदायूं का क्या था? गवर्नर, इख्तियार। बदायूं उत्तर प्रदेश में दिल्ली के पास है ना। ये ऐबक का क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और दास भी था। इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली का वास्तविक और वैधानिक संस्थापक कहा जाता है ना। दिल्ली का वास्तविक वैधानिक संस्थापक इल्तुतमिश। वैधानिक इसलिए कि उन्होंने खलीफा से, है ना, सुल्तान पद की परमिशन ली थी। तो याद रखना, 1229 में उन्होंने बगदाद के खलीफा से परमिशन ली थी, इसलिए वैधानिक संस्थापक भी माना जाता है। आगे देखिए, उन्होंने क्या क्या विजय हासिल की। उन्होंने मालवा जीता, मध्य प्रदेश जीता, उज्जैन को जीता। मालवा में उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है उसको लूटा। मुल्तान को जीता, ग्वालियर को जीता। तो मालवा जीता, उज्जैन को जीता, महाकालेश्वर मंदिर को लूटा, मुल्तान जीता और ग्वालियर जीता। ग्वालियर जीतने के बाद इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया, अपनी पुत्री रजिया को घोषित कर दिया। ध्यान से सुनना, इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो अयोग्य थे, इसलिए ग्वालियर विजय के बाद उसने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को करिया चुन दिया गया। चलिए, तो विजय देखिए, मालवा जीता, मुल्तान जीता, ग्वालियर जीता, उज्जैन जीता, महाकालेश्वर मंदिर को लूटा और ग्वालियर जीत के बाद रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ध्यान से सुनना, उन्होंने 2 सिक्के चलाए थे शुद्ध अरबी भाषा में। यहाँ से सवाल पूछा जाता है नेट में कि शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के चलाने वाले दिल्ली का सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। उन्होंने 2 चलाए। कौन कौन से? टंका, चांदी का टंका चलाया और तांबे का जित्तल। तो तांबे का जित्तल और चांदी का टंका इल्तुतमिश ने चलाया। देखिए, चंगेज खां के आक्रमण से उन्होंने भारत को बचा लिया। चंगेज खां का एक स्त्रु था मांगबरनी। तो चंगेज खां अपने स्त्रु मांगबरनी के पीछे पीछे आ रहा था और मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगे। इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी क्योंकि इल्तुतमिश जानता था कि मांगबरनी को शरण देना चंगेज खां को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना था। तो मांगबरनी को शरण नहीं दी चंगेज खां के स्त्रु को, इसलिए भारत को उन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश ने चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया, है ना, मांगबरनी को शरण नहीं दी। कुतुब मीनार जो ऐबक ने शुरू करवाया था दिल्ली में, उसका निर्माण इसने क्या करवा दिया? पूरा करवा दिया। उत्तराधिकारी आपको बता ही दिया, रजिया को चुन लिया। किस जीत के बाद? ग्वालियर विजय के बाद। 2 बात और याद रखनी, उन्होंने इख्तियारी प्रथा शुरू की थी इल्तुतमिश ने। इख्तियारी प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में कौन करते हैं? इल्तुतमिश। एक उन्होंने, ध्यान से सुनना, 40
विश्वसनीय लोगों का एक दल बनाया, उसे दल चालीसा या तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो तुर्कान-ए-चहलगानी और दल चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। बहुत सिंपल, इल्तुतमिश ने क्योंकि 1236 में मृत्यु हो गई, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी ग्वालियर विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया को नियुक्त कर दिया था, क्योंकि इनके पुत्र थे वो अयोग्य थे। अब क्या हुआ इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, क्योंकि तुर्कान-ए-चहलगानी 40 सरदार थे, वो महत्वाकांक्षी तुर्की सरदार थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि एक महिला उन पर शासन करे। इसलिए जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, उन्होंने उन तुर्की सरदारों ने क्या किया, इसके पुत्र इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया, रजिया को सुल्तान पद नहीं दिया। तो रुकनुद्दीन क्योंकि अयोग्य था, इसलिए ध्यान सुनना, जैसे ही वो गद्दी पर बैठा उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में रहा और वो महिला बड़ी तानाशाही टाइप की महिला थी और केवल 7 माह तक इनका शासन रहा। तो 7 माह के बाद रजिया ने जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक माना जाता है, दिल्ली की जनता से न्याय मांगा कि इल्तुतमिश ने, मेरे पिताजी ने मुझे ये सुल्तान का पद देकर गए थे। तो क्या किया, दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाकर रजिया को गद्दी पर बैठा दिया। अब रजिया पढ़ेंगे 1236 से 40। तो प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका हुई भारतीय इतिहास में कौन? रजिया। 5 साल का टाइम पीरियड है, केवल 5 साल उन्होंने शासन किया। और क्या किया? रजिया क्योंकि महिला थी और सुल्तान बन गई, तो देखिए वो पुरुष वेश में आने लग गई। रजिया क्या पुरुष वेश में दरबार में आने लगी, कुबा मतलब कोट और कुल्ला मतलब टोपी पहनकर पुरुष वेश में दरबारियों के बीच आने लगी। तुर्क सरदार थे, उनको ये बात ठीक नहीं जची कि एक महिला पर इस तरह के शासन करी और पुरुष वेश के अंदर आ रही। आगे चलिए क्या हुआ, उन्होंने, रजिया ने उपाधि धारण की थी उम्मदत उल निस्वा। नेट में कई बार पूछा गया सवाल है कि उम्मदत उल निस्वा उपाधि किसने धारण की थी? रजिया ने। अब क्योंकि रजिया सुल्ताना है, शासिका है, तो इसके टाइम में बहुत सारे पावरफुल तुर्की सरदार थे, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए, क्योंकि बहुत से लोगों ने षड्यंत्र किया था रजिया के विरुद्ध। तो रजिया ने इनको शक्ति संतुलन करने के लिए कुछ प्रयास किया, कुछ हद तक वो सफल भी, लेकिन फाइनली असफल हो गई। देखिए कैसे, उन्होंने याकूत एक है ना तुर्की अमीर था, उसको अमीर-ए-आखुर का पद दिया। बहुत महत्वपूर्ण पद है अमीर-ए-आखुर। घुड़शाला का प्रधान किसको बनाया? याकूत को, है ना। इसके अलावा इतगिन जो था उसको उन्होंने अमीर-ए-हाजिब का पद दिया, ये भी बड़ा पद है, तो अमीर-ए-हाजिब का पद दे दिया इतगिन को। अल्तुनिया, ये इसको बठिंडे का गवर्नर बना दिया। बठिंडा मतलब तवर हिंद पंजाब का, अल्तुनिया को गवर्नर बना दिया। अब क्या हुआ कि ये जो अल्तुनिया है या ये इतगिन है, और ये सब चाहते हैं कि रजिया मतलब उनसे प्रेम करे या उनसे शादी करे, इस तरीके की बातें, वो ज़्यादा पावरफुल बने, सत्ता के अंदर उनको बड़ा पद मिले, इस तरीके की इनकी महत्वाकांक्षा थी। तो क्या हुआ, अल्तुनिया ने बठिंडा में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया ने बठिंडा में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो फिर क्या हुआ कि वहाँ के कुछ सरदारों ने बहराम शाह जो रजिया का भाई है उसको क्या बैठा दिया? दिल्ली की गद्दी पर। अब रजिया से तो गद्दी छीन ली गई और इधर बठिंडा में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, वो तुर्की अमीर है। तो रजिया ने क्या किया कि रजिया ने एक कूटनीतिक चाल की, वो बठिंडा आकर और इस अल्तुनिया से निकाह कर लिया। तो रजिया प्लस क्या हो गया? अल्तुनिया। अल्तुनिया से रजिया ने निकाह कर लिया, विवाह कर लिया और कहा कि अब हम दोनों मिलकर दिल्ली को जीतेंगे। और फिर वो दिल्ली सेना लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो बहराम शाह से दोनों हार गए और 1240 के अंदर केथल हरियाणा में एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, कुछ डाकुओं ने अल्तुनिया रजिया दोनों का वध कर दिया। तो याद रखना, अल्तुनिया से रजिया ने विवाह किया, फिर उनका बहराम शाह जो दिल्ली का सुल्तान था उससे युद्ध हुआ, दोनों हार गए। फिर केथल हरियाणा में पेड़ के नीचे दोनों का क्या कर दिया गया? वध कर दिया गया। रजिया का 5 साल का टाइम पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रजिया में वो सारे गुण थे जो एक योग्य सुल्तान में होने चाहिए, लेकिन फिर भी रजिया का पतन हो गया। क्या कारण है? तो ध्यान रखना, 2 बड़े कारण हैं। तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षाएं
वो कभी नहीं चाहते थे एक महिला उन पर शासन करे। दूसरा, महिला होना भी है ना इसका पतन का एक कारण है। तो रजिया का महिला होना एक कारण, और प्लस तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षा, ये दो बड़े कारण हैं जिस वजह से रजिया का पतन हो गया। क्योंकि रजिया की मृत्यु के बाद, वध करने के बाद उसका भाई बहराम शाह गद्दी पर पहले ही बैठ गया था, आपको याद ही है। तो बहराम शाह जो था, अब क्योंकि वो 40 तुर्की सरदार है, वो चाहते हैं कि तुर्कान चहलगानी और सुल्तान के बीच कोई ऐसा पोस्ट क्रिएट किया जाए, तो ये कामयाब भी हो गए। तो बहराम शाह, बै को पकड़ो, बहराम शाह यहाँ पढ़ो, बै नायब। तो नायब का पद किसने क्रिएट किया? बहराम शाह। और एतगिन को क्या बनाया? पहला नायब बनाया, है ना। तो ए से एतगिन, और ए की नंबरिंग 1 है, तो एतगिन पहला नायब बना। और नायब का पद क्रिएट किसने किया? बै से बहराम शाह फर्स्ट नायब बना। और बाद में हालांकि इसी नायब का वध, एतगिन का वध करवाया था बहराम शाह ने। इसके समय सत्ता के कितने केंद्र हो गए थे? 3। सत्ता के 3 केंद्र हो गए, एक तो सुल्तान है, एक वजीर और एक नायब। तो सुल्तान, वजीर और नायब सत्ता के 3 सेंटर हो गए थे। तो बहराम शाह मित्ता याद रखना। बहराम शाह के बाद नेक्स्ट शासक मसूद शाह गद्दी पर बैठा। मसूद शाह के बारे में कोई खास बात नहीं है जो एग्जाम में आने लायक हो। मसूद शाह के बाद नेक्स्ट है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद से 2-4 बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है। इनका टाइम पीरियड देखिए 46 से, नासिरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड 46 से 65, लगभग 20 साल तक उन्होंने शासन किया। देखिए क्या हुआ, मसूद शाह को हटाकर और इस नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाने में मुख्य भूमिका थी बलबन की। तो याद रखना, बलबन की सहायता से नासिरुद्दीन महमूद ने गद्दी प्राप्त की। तो बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया, और बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह भी किससे कर दिया? नासिरुद्दीन महमूद से। तो बलबन ने उसको गद्दी पर बैठाया और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। वो खुश हो गया। तो नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बनने के बाद बलबन को भी 2 चीज़ें दे दी। एक तो उनको नायब का पद दे दिया जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली भी था। दूसरा क्या दिया? उलुग खां की उपाधि। तो नासिरुद्दीन महमूद ने नायब का पद दे दिया बलबन को, उलुग खां की उपाधि दे दी। नासिरुद्दीन महमूद की समस्त शक्तियों का उपभोग कौन कर रहा था? बलबन कर रहा था। ये बहुत साधारण तरीके से रहता था, इसलिए इसको दरवेश राजा के नाम से पुकारा इतिहासकारों ने। ये कुछ नहीं करता, कुरान की आयतें लिखता था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, कुरान की आयतें लिखता था और टोपियाँ सीता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसी आय से वो अपना खर्चा चलाता था। तो याद रखना, दरवेश राजा कुरान की आयतें लिखता था, बहुत धार्मिक था, वह टोपियाँ सीता था। उसके इसमें एक लेखक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज को उन्होंने दिल्ली में काजी का पद दिया था। याद रखना, काजी धार्मिक मामलों को देखता था। तो इस मिन्हाजुद्दीन सिराज ने किताब लिखी तबकाते नासिरी। ध्यान रखना, मिन्हाजुद्दीन सिराज को शॉर्ट में मिन्हाज याद रखो। मिन्हाज ने कौन सी किताब लिखी? तबकाते नासिरी, मतलब नासिरुद्दीन महमूद पर लिखी। नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है ये किताब। और इस किताब में मिन्हाज कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान कौन है? नासिरुद्दीन महमूद। नाम से देखो, तबकाते नासिरी। चलिए, इसकी जैसे मृत्यु हो गई उसके बाद बलबन गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो ध्यान रखना, बलबन से लेकर नेक्स्ट का जो है जो मैटर, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो आज हमने गुलाम वंश के स्टार्टिंग के नासिरुद्दीन महमूद तक बात किया, लगभग 1265। तो 1206 से लेकर 1265 60 साल का इतिहास हमने देखा। यहाँ कौन कौन से सुल्तान हुए, उनके टाइम में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, जो एग्जाम में आने वाला मैटर था वो हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली सल्तनत का पहला जो राजवंश है गुलाम वंश, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।